दोस्तों, आज हम किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में बात करेंगे, जो कि किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्कीम है। यह स्कीम हर सरकारी बैंक में उपलब्ध है। इस स्कीम का सबसे जो मेन फायदा है वो क्या है? वो ये है कि इस स्कीम के तहत हमें सरकार 3 लाख तक कम ब्याज पर पैसा उपलब्ध कराती है। किसान क्रेडिट कार्ड किसान क्रेडिट कार्ड, आज किस पे बात करेंगे? किसान क्रेडिट कार्ड ऋण योजना पर। इस स्कीम के तहत सरकार के द्वारा हमें 2 प्रकार की छूट दी जाती है, एक 1.5% की और दूसरी है 3% की। सरकार ये मानती है कि जो किसी भी बैंक के द्वारा न्यूनतम जो ब्याज दर है वो 8.5% है, उसमें से 1.5% यानी कि करीब 1.5% सरकार सीधा बैंक को दे देती है, और उसके बाद जो बचा हुआ 3% है वो 3% सरकार के द्वारा ऋणी के खाते में जमा किया जाता है। इस प्रकार 3 लाख तक जो केसीसी पर ब्याज दर है वो 7% से घटकर 4% रह जाती है। अब ये स्कीम का हो गया फायदा। अब इसका दूसरा फायदा क्या है कि आसानी से इस स्कीम के तहत किसान भाइयों को आसानी से ऋण सुविधा उपलब्ध हो जाती है। अब इसके लिए क्या क्या जरूरी दस्तावेज होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं, तो जिनके आधार पर बैंक के द्वारा आपको ऋण स्वीकृत किया जाता है, तो वो दस्तावेज हैं। उनमें सबसे पहले आती है जमाबंदी, जिसको हम कहीं कहीं नकल भी बोलते हैं। ठीक है। अब दूसरा दस्तावेज आता है गिरदावरी, और तीसरा आता है नक्शा। ये 3 दस्तावेज होते हैं जिनके आधार पे हमें ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। जमाबंदी क्या बताता है? जमाबंदी हमारी मलकियत बताता है कि उस जो प्रॉपर्टी है या उस जमीन में हमारा हिस्सा कितना है, सारी जमीन हमारी है या हमारा कितना हिस्सा है। गिरदावरी ये बताती है कि आपके द्वारा किस फसल का उत्पादन किया गया, जमीन खाली रखी गई या क्या खराबा हुआ, वो आपका गिरदावरी में आता है। और नक्शा वो होता है जिसमें ये पता चलता है कि उसकी बाउंड्री कहाँ है, भी वो उसका जो एरिया है वो किस तरीके का है, कैसा दिखता है नक्शा। ठीक है, वो गोल है, वो इस तरीके से है। ठीक है। अब ये हो गया। अब क्या है? जमाबंदी हमारी हो गई। जमाबंदी में किसी प्रकार का कोई नोट नहीं लगा हुआ। अमूमन देखा जाता है कि भाई जमाबंदी में पारिवारिक विवाद के कारण नोट लग जाता है। ठीक है, तो हम केसीसी नहीं ले सकते। जब भी बैंक आपको लोन देगा तो वो सबसे पहले ये देखेगा कि जिस भूमि पर आपको बैंक द्वारा ऋण दिया जा रहा है वो भूमि किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद में
नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद में होती है तो बैंक उसमें ऋण नहीं देगा। ठीक है, किसी प्रकार का इसमें नोट नहीं लगा हुआ होना चाहिए। अब जब आपकी ये पहला स्टेप क्लियर हो गया कि आपकी जमाबंदी में किसी प्रकार का नोट नहीं लगा हुआ है, आपका हिस्सा उसमें स्पष्ट रूप से आ रहा है। ठीक है, अब बैंक अगला स्टेप क्या करेगा? अब बैंक का जो ऑफिसर है, जो अधिकारी है, वो क्या देखेगा? गिरदावरी। गिरदावरी क्या होती है? गिरदावरी हमें ये बताती है कि आपके द्वारा, यहाँ एक पॉइंट है कि गिरदावरी कितने वर्ष की? गिरदावरी अमूमन बैंक के द्वारा पिछले 3 वर्षों की मांगी जाती है, अंतिम 3 वर्षों की। ठीक है, और गिरदावरी जो बनती है वो विक्रम संवत के हिसाब से होती है। ठीक है, तो विक्रम संवत के हिसाब से अब इस जब जैसे 2083 चल रहा है, ठीक है, तो आपको 2082, अब अगर आप केसीसी आज अपन केसीसी लेने जाते हो तो आपको 2082, 2081 और 2080 की गिरदावरी आपको देनी होगी। अब बैंक गिरदावरी क्यों मांगता है? गिरदावरी बैंक इसलिए मांगता है कि आपके द्वारा किन किन फसलों की बुआई अपने खेत में की गई, क्या आपके द्वारा फसल का उत्पादन लिया गया, ठीक है, और नहीं लिया गया तो क्या कारण था। ठीक है, तो वो जब बैंक जो वहां पे उपस्थित अधिकारी है वो आपसे पूछता है कि आपके द्वारा इन फसलों का बोया गया, इसी आधार पे अब बैंक के द्वारा आपको एक क्रेडिट सुविधा प्रदान की जाएगी, यानी कि ऋण। अब इसी के आधार पे आपको बैंक के द्वारा ऋण प्रदान किया जाएगा। अब मान लीजिए अमूमन जो बरानी क्षेत्र है उनमें कौन कौन सी फसलें होती है? ग्वार, बाजरा, मूंग, मोठ, ये होती है आपकी खरीफ की। इसके बाद बरानी में जो रबी की फसल है वो कुछ ही हिस्सों में होती है। संपूर्ण जो है रबी की फसल है वो नहीं बोई जाती, क्योंकि जो बरानी हिस्सा होता है वो किस पे होता है? बरानी फसल है वो किस पे होती है? बरानी फसल होती है वर्षा आधारित। तो हमारा ये मानना है कि जब खरीफ की फसल बोते हैं उस टाइम क्या होती है? वर्षा होती ही होती है। अकाल हो गया या वो हो गया, वो चीजें अलग है। तो इसलिए जब भी आप बरानी जमीन की केसीसी लेने जाते हो तो किसान भाइयों को अधिकतर खरीफ फसल का ही पैसा दिया जाता है। अब इसी आधार पर आपकी केसीसी लिमिट निर्धारित की जाती है और पिछले 3 सालों की आपकी गिरदावरी देखी जाती है। अगर आपने कभी भी इन 3 सालों में आपने रबी की फसल की जाती है तो लिमिट बनाते समय उस फसल को भी ऐड कर लिया जाता है। अब आपकी लिमिट का निर्धारण होगा तो सबसे पहले क्या दस्तावेज थे? जमाबंदी, गिरदावरी, 3 वर्ष, अंतिम 3 वर्ष की, नक्शा। अब इसमें भी एक चीज है, जो जमाबंदी है वो ई साइन निकलने लगी राजस्थान में। गिरदावरी पर भी पटवारी के साइन की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब आप नक्शा निकालते हो तो उस पर आज भी पटवारी जी के साइन चाहिए होते हैं।
तो उनसे सील और साइन करवा के आप, ये आपके दस्तावेज हो गए। उसके बाद अगला होता है आपके KYC दस्तावेज। KYC इसमें आपका आधार, पैन, वोटर, नरेगा कार्ड, ठीक है, ये हो जाते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, इत्यादि। आधार कार्ड और पैन कार्ड सबसे जरूरी दस्तावेज है इनमें, कारण कि जब भी किसी की लिमिट बनाई जाती है तो उसे सरकार के द्वारा जो भी अनुदान, सब्सिडी ब्याज राशि में दी जाती है, ब्याज का जो अनुदान दिया जाता है वो उसको आपके अकाउंट में जमा होने के लिए आधार की जरूरत होती है। दूसरा, फसल बीमा के लिए, ठीक है। अब दूसरा आता है पैन कार्ड। पैन कार्ड जब भी आप आपके खाते में 50,000 से अधिक की राशि जमा करते हो तो पैन जरूरी है। तो बार बार की समस्या से बचने के लिए आपको आधार और पैन, आधार आजकल सभी का है और उसी के आधार पे आपका पैन कार्ड बन जाता है। अब क्या होता है, इसके बाद आप जमाबंदी, गिरदावरी, नक्शा, आपके KYC दस्तावेज, फोटो 3 से 5, और वो भी नई। ऐसा ना हो कि 5 साल पहले, 4 साल पहले आपकी फोटो खिंचवाई हुई हो, तो आपको नई फोटो वहां देनी है। उसके बाद आप जिस बैंक में ऋण लेने के लिए जा रहे हो वहां का पता, ठीक है, और उसकी, अगर आपका खाता है तो उसकी पासबुक भी आपके पास होगी। इसके अलावा अगर आप सिंचित भूमि पर, आप बोलो कि मेरी जमीन सिंचित है, तो आपको सिंचाई का प्रूफ, क्योंकि वर्षा आधारित खेती को सिंचित नहीं माना जाता, सिंचाई के तो ट्यूबवेल हो गया प्रमाण, ठीक है, इन चीजों की आपकी आवश्यकता होगी। उसके बाद जब आपने ये सब चीजें कंप्लीट कर ली, आपने जमाबंदी उपलब्ध करा दी, आपने गिरदावरी उपलब्ध करवा दी, आपने नक्शे पे पटवारी जी की साइन करा दी, आपने KYC दे दिया, आपने सिंचाई के साधन का प्रमाण दे दिया, आपने अपने KYC दस्तावेजों के साथ साथ आपकी फोटो भी जमा करवा दी। अब जो वहाँ अधिकारी बैठा है वो आपकी जो ऋण है, राशि है, उसका निर्धारण करता है। अब इसमें 2 चीजें होती हैं। एक होती है आपकी आवश्यकता, कि किसान भाई को क्या आवश्यकता है। पहले, सबसे पहले आपसे ये पूछा जाता है कि आपकी क्या जरूरत है, और उसके बाद ये देखा जाता है कि क्या उतना ऋण उस भूमि पर बनता है। अगर उतना ऋण उस भूमि पर बनता है तो आपको वो ऋण उपलब्ध करवा दिया जाता है, जो भी कम हो। इसके बाद जब आपकी ऋण राशि का निर्धारण हो गया, उसके बाद अब इस ऋण राशि में भी 2 पार्ट होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक होता है, उसको हम प्रोडक्शन पार्ट या उत्पादन शाख बोलते हैं, और दूसरा होता है खेती प्लस
घरेलू खर्च, जो आपको 3 लाख तक का अनुदान दिया जाता है, वो दिया जाता है आपको उत्पादन साख पर। जैसे आपकी बनवाने की किसी आदमी की लिमिट है वो 3 लाख की बनी है, तो उसमें करीब करीब 1,80,000 से 2 लाख की राशि उत्पादन साख में आएगी। शेष जो ऋण राशि है 1,20 से 1 लाख, उस पर बैंक द्वारा जो निर्धारित ब्याज उत्पादन साख पर आपको 7% लगेगा। जब आप टाइम पे रीपेमेंट करोगे तो 3% का अनुदान आ जाएगा ब्याज का, और बाकी जो शेष है उसमें बैंक जो उन्होंने रेट निर्धारित करके है 9%, 10%, 11%, 12% जो भी है उस हिसाब से लगता है। ठीक है, अब क्या है, आपकी ऋण राशि का निर्धारण हो गया कि कितने रुपए आपको मिलेंगे। आपको ये समझ में आ गया कि अनुदान किस प्रकार से आता है। उत्पादन साख क्या होती है? उत्पादन साख होती है फसल, एक DLTC कमेटी होती है, DLTC, डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी, ये जिला स्तर पर बनती है और उस एरिया में उस पर्टिकुलर फसल को बोने के लिए कितना खर्च आता है पर हेक्टेयर, उसका निर्धारित किया जाता है और उसी के आधार पर उत्पादन साख निर्धारित होती है। ठीक है, ये किसी किसी बैंक में फार्मूला थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, क्योंकि कुछ लेवल नेशनल लेवल के बैंक हैं उनका फार्मूला अलग होता है, क्योंकि वो पूरे इंडिया में एक ही सॉफ्टवेयर पे ऋण उत्पादन या ऋण प्रदान करते हैं। और कुछ जो राज्य स्तरीय बैंक हैं, ग्रामीण बैंक वगैरह, इनका फॉर्मूला कुछ अलग हो सकता है। तो ये है। अब जब आपकी ऋण राशि का निर्धारण हो गया, आपके दस्तावेज चेक कर लिए गए हैं, तो बैंक के द्वारा आपकी एक सिबिल रिपोर्ट निकाली जाती है। सिबिल है वो एक तरीके की क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है, जिसके पास सभी बैंक सूचनाएं भेजते हैं कि हमने इस आदमी को लोन दिया है। तो सिबिल उनमें से एक कंपनी, जिस तरीके से SBI, PNB, RGB, HDFC इस तरीके के बैंक है, उसी तरीके से सिबिल एक कंपनी है। इस तरीके की भारत में 5-6 कंपनियां और हैं, सिबिल, क्रिफ, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स, इस तरीके की। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो वेटेज बैंक के द्वारा दिया जाता है वो दिया जाता है सिबिल को, क्योंकि इसकी प्रमाणिकता ज़्यादा है। तो सिबिल रिपोर्ट निकाली जाती है। सिबिल रिपोर्ट निकालने के बाद बैंक द्वारा उस रिपोर्ट में ये देखा जाता है कि आपके द्वारा पहले से जो लोन लिए गए थे उनका भुगतान क्या समय पर किया गया है, क्या आपके द्वारा किसी प्रकार की छूट ली गई है, क्या वर्तमान में जो खाते चल रहे हैं वो नियमित हैं, इसी प्रकार की कोई अनियमितता तो नहीं है, आदि चीजों का उसमें देखा जाता है। क्योंकि जब बैंक के द्वारा अगर किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने पहले से लिए गए ऋणों को नहीं चुकाया है, तो एक सिंपल सी बात है कि वो भविष्य में भी अगर उसको ऋण कोई दिया जाता है तो उनका भी समय पर भुगतान नहीं करेगा। तो अगर आपके सिबिल में अगर ऐसी कुछ चीज़ भूलती है तो बैंक द्वारा आपके ऋण को रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसे आगे प्रोसेस नहीं किया जाता। इसके बाद आती है सिबिल निकल गई। हाँ, इस कुछ केस में बैंक ऋणी के द्वारा
या आवेदक के द्वारा किसी प्रकार का ऋण नहीं लिया जाता तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ देखने वाले कि सिबिल क्यों निकाली जाती है। पुराने लोग आते हैं कि साहब पहले तो ये नहीं था, अब क्यों निकालने लगे। तो इसमें ये आती है कि आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले जो गांव थे वो छोटे थे, शहर भी उतने बड़े नहीं थे, और जो ऋण का जो दायरा था वो बहुत सीमित था। तो जो और वहाँ पे जो उन शाखाओं में जो स्टाफ होता था, जो कर्मचारी होते थे, वो क्या होते थे, लोकल होते थे। तो उनको पता होता था कि जिस व्यक्ति को ऋण प्रदान किया जा रहा है उसकी साख क्या है। वर्तमान में बाजारीकरण होने की वजह से बाहर का स्टाफ भी आ गया है, गांव भी बड़े हो गए हैं। अगर वो लोकल भी है तो भी उसको ये पता नहीं कि कौन है वो, क्या है, ठीक है। तो इस वजह से एक कॉमन एप्लीकेशन तैयार की गई जहां उस आदमी के द्वारा लिए गए सभी ऋण होते हैं, उसके आधार पे वो चीज़ें की जाती हैं। जब आपकी बाकी चीज़ें सारी सही होगी, जमाबंदी, गिरदावरी, नक्शा, KYC, फोटो, सिंचाई के साधन सब हो गए, उसके बाद आपकी सिबिल हो गई। अब आपकी जो एप्लीकेशन है वो पूरी तरीके से तैयार है। अब आपकी एप्लीकेशन आपके बैंक द्वारा अपने सिस्टम में एंटर की जाती है और उसे एक यूनिक नंबर दिया जाता है ताकि उसको ट्रैक किया जा सके, ठीक है। अब बैंक द्वारा उस जो ऋण आवेदन है उस पर अपनी कार्रवाई आगे शुरू कर दी जाती है। अब बैंक द्वारा अगला स्टेप क्या किया जाता है, अपने ऋण आवेदन रजिस्टर में या वहाँ भी दर्ज करके बैंक द्वारा आपकी PSS की जाती है। PSS होती है प्री सैंक्शन सर्वे। इसका मतलब होता है कि लोन देने से पहले उसके घर, खेत या जहां भी वो व्यवसाय कर रहा है उसकी विजिट की जाती है, निरीक्षण किया जाता है। KCC में नॉर्मली घर और खेत का किया जाता है, इसको कई बार टाल भी देते हैं अगर छोटी KCC होती है तो। बैंक मैनेजर की डिस्क्रिप्शन होती है कि भाई 2-5-7 लाख का लोन है, उसकी KCC खेत में गए, वहाँ पे सब चीज़ें सही चल रही थी तो बैंक द्वारा घर और खेत का पूछताछ में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है ये, तो व्यवसाय का नहीं किया जाता। क्योंकि जैसे जैसे अमाउंट बढ़ेगी तो बैंक द्वारा जो उस चीज़ का ऋण राशि देने का निर्णय भी उसी हिसाब से लिया जाता है। तो बैंक द्वारा घर और खेत का निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के दौरान ये देखा जाता है कि उसके द्वारा खेत में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जा रहा है या वर्तमान में क्या फसलें बोई गई होती हैं, क्योंकि उनके पास गिरदावरी होती है, उन्होंने गिरदावरी रिपोर्ट का देखा होता है, तो उस आधार पे वो उसमें देखते हैं कि आपने क्या फसल का उत्पादन किया है। अब घर में आसपास के जो आपके पड़ोसी हैं उनसे भी पूछा जाता है कि आपका व्यवहार क्या है, आपका साख क्या है, मतलब आपने अगर किसी गांव में किसी से पैसे लिए तो उनके टाइम पे दिए हैं, नहीं दिए हैं, इन चीज़ों को भी देखा जाता है। अब अगला स्टेप हो गया PSS कंप्लीट होने के साथ साथ बैंक द्वारा जो आपकी भूमि है उसकी तहसील से इस बात की सर्च रिपोर्ट करवाई जाती है कि उस पर कोई विवाद है या नहीं है। तो यह काम बैंक का जो पैनल बना होता है उसका वकील होता है वो करता है। बैंक द्वारा ये फाइल अपनी उस पैनल के वकील को भेज दी जाती है और वो जो भी है उसको राजस्व विभाग से उसका मतलब उसका चेकअप करवाता है, मतलब वो उसको उस दस्तावेजों को देखता है और उन दस्तावेजों को देखकर वो एक रिपोर्ट बैंक को सबमिट करता है, ठीक है। अगर उस रिपोर्ट में सब कुछ सही है, कोई किसी प्रकार का कोई विवाद या ऐसा होना सामने नहीं आया है, तो बैंक द्वारा आपका ऋण
बैंक द्वारा ऋण क्या कर दिया जाता है, स्वीकृत कर दिया जाता है, स्वीकृत कर दिया जाता है। ऋण स्वीकृत करने के बाद बैंक द्वारा आपको एक राजस्थान के अंदर 6/1 दिया जाता है। ठीक है, इस 6/1 से भूमि है वो बैंक के पक्ष में रहन हो जाती है। हो जाती है। जैसे ही 6/1 आजकल क्या ऑनलाइन जाता है, आप ये मित्र के पास जाते हो, खुद भी कर सकते हो, ये मित्र के पास जाते हो या खुद के द्वारा अपना खाता, ये वेबसाइट है उस पर जाओ, वहाँ जाके रहन का एक ऑप्शन होता है नामांतरण के ऑप्शन में जाओ, वहाँ जो जो डिटेल है उनको फिल करो। एक दिन आपको ये भी मैं सिखाऊंगा कि खुद आप उसमें कैसे कर सकते हो। तो आप वहाँ जाओ, तो वहाँ जाकर आप अपनी सारी डिटेल उसमें फिल कर दो, तो वो सब चीज़ें उसमें फिल हो जाती है। और इसके बाद आपका जो रहन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। पटवारी से गिरदावर से तहसीलदार तक जाके वो उसमें बैंक का नाम चढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं लॉक हो गई। अब वो लॉक हो जाती है और अब आप वो जमाबंदी निकाल कर, जो रहन युक्त जमाबंदी थी, वो आप निकाल कर बैंक में या संबंधित जो शाखा होती है उसमें लेके जाते हो। शाखा में जाकर आप उसको जमा करवाते हो और बैंक द्वारा, शाखा द्वारा आपका ऋण है वो, जो ऋण राशि है वो आपको प्रदान कर दी जाती है। अब इसके अंदर एक और है, जो 3% का अनुदान है वो तभी मिलेगा जब आपके द्वारा वार्षिक आधार पर खाते में ब्याज प्लस मूलधन पूरी तरीके से जमा कराएगा। जैसे कि आपके द्वारा आज 1 जुलाई मान लेते हैं, 1 जुलाई है, आपके द्वारा 1 जुलाई को ऋण लिया गया, तो अगले साल 30 जून को एक बार पूरी राशि इस खाते में जमा हो जानी चाहिए। सबसे सिंपल वे है समझने का। ठीक है, कुछ बैंकों में बस जमा हो जानी चाहिए। हर बैंक में अपनी अपनी अलग अलग प्रैक्टिस है। आप जब भी शाखा में जाएंगे तो वो आपको उसमें बता देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना है।